यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जीएस पेपर 2 जैसा कि हम लोग कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। यूनिट 2 हमारी चल रही है और हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी चीज़ें आती हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बहुत कुछ है और काफ़ी अच्छी तैयारी मैंने की है इस 2-3 दिनों में कि कैसे क्या किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए और कैसे यूट्यूब पे मैं अच्छे कंटेंट दे पाऊँ जिससे 2023 की राह आपकी आसान बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बस एक ही बात कहूँगा, अगर आप पॉलिटी देख रहे हैं ये वाला, तो पहले सेशन से देखिए, यूनिट 1 से बहुत बढ़िया से आपको एकदम चीज़ें समझ में आएगी और क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि यूपीएससी में किस हिसाब से आगे बढ़ना है हमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, लास्ट सेशन में हमने केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। आइए देखते हैं पहले मैंने क्या बताया था केंद्र, राज्य और प्रशासनिक संबंध के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की स्थिति क्या है। उसमें नीति आयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, केंद्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकार, संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और केंद्र का उत्तरदायित्व क्या है, अनुच्छेद 253, 356 और 365, ये तीनों। उसके बाद केंद्रीय सशक्त बलों की राज्यों में सेवाएं, क्योंकि ये सब क्या होता है, केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक अच्छी व्यवस्था लेकर आते हैं, लेकिन कहीं कहीं विरोध भी होता है। तो उन सभी बातों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। मुश्किल से 2 क्लास आएगी सिर्फ प्रशासनिक संबंध पे, विश्वास करिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक, तो ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। उसी के आगे की बात करेंगे कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों की क्या स्थिति है और हमें क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछी है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभी जो जल्द 2022 में एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। किसकी बात कर रहा है, शासन मतलब प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है कि जो विकेंद्रीकरण है, मतलब जो केंद्र और राज्य का संबंध है, वो जमीनी स्तर पर किस हिसाब से और किस सीमा तक है ना, क्या परिवर्तन आया है आज के दौर में पिछले दौर से। तो इसके बारे में हमें लिखना है और अपनी राय देनी है आपको। ठीक, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अगर आपने सही से पढ़ा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2013 का है, काफ़ी अच्छा सवाल था। रीज़न क्या था, उस समय मायावती की सरकार थी यूपी में, और मायावती जी ने क्या किया था कि जितने भी मतलब यूपी को ना 4 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की थी, मतलब 4 राज्य बनाने की कोशिश की थी कि यूपी में क्या करेंगे, यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो उसके में 4 राज्यों को बांटेंगे। तो उस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालिकाओं को विभाजित कर देती हैं, है ना। सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, अब राज्य सरकारें क्या करती हैं, अच्छे बेहतर प्रशासन के लिए जनपद जैसे जिला में, और उसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, हर जिला में 2-3 ब्लॉक 4 ब्लॉक तक तो होते ही हैं, ऐसे में बांट दिया जाता है जिससे क्या होता है, बेहतर प्रशासन बन सके। इसी कथन में देखा जाए, इसी आलोक में यह औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे। विवेचना कीजिए, उस समय कुछ ऐसी कंडीशन चल रही थी कि राज्यों को तोड़ा जा रहा था, जैसे तेलंगाना बना, ठीक, उसी तरह यूपी की बात थी, कई सारे राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में तोड़ने की बातें चल रही थी। लेकिन इस समय यह मामला काफ़ी शांत है, तो उस समय ये था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा करंट में है और उससे रिलेटेड पॉलिटी के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2022 बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक, लेकिन 2013 में कुछ अच्छा पूछा गया, कुछ नहीं था, बस दोनों का उत्तर आपको सेम लिखना है। बस थोड़ी सी बातें यहाँ ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड की बात किया गया, यहाँ विकेंद्रीकरण, बात दोनों है, लेकिन लिखना उत्तर लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2015 का, क्या है, हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर आधारित बल दिया जाता है। मतलब सहकारी संघवाद का मतलब हुआ कि जो केंद्र है, राज्य है, वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और ये समझेंगे कि देश में अखंडता बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से
जो संघवाद है उसकी बातें मानी जाए, मतलब उसके विधान के अकॉर्डिंग हम चलें। तो विद्यमान संरचना में असुविधाओं की सहकारी संघवाद किस सीमा तक हल निकाल सका है। मतलब जो भी संरचना बनाई गई है संविधान में, उसमें कुछ असुविधाएं हैं। असुविधाओं का मतलब राज्य खफा रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दी जाती थी, मतलब उनको आज़ादी ज़्यादा नहीं मिलती है ना, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे विधान बनाने में हो। तो ये जो असुविधाएं हैं तो उसकी सीमा किस सीमा तक हल निकाला जा सका है, तो इस पर प्रकाश डालना था। 2015 का सवाल है। ठीक, तो रीज़न क्या था कि उस समय नई नई गवर्नमेंट बनी थी, किसकी, मोदी सरकार की, जो आज जानते हैं आज भी चल रही है। तो उसमें हुआ क्या था, उस समय एक कमेंट आया था प्रधानमंत्री के मुंह से, जो आज के हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे केंद्र के द्वारा काफ़ी सताया गया, मतलब बहुत सारी मेरी परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कंडीशन नहीं होगी, राज्यों को मैं ज़्यादा स्वायत्तता दूंगा। ठीक, तो इस पे ये सवाल सीधा पूछा गया था। तो रीज़न आप देख रहे हैं ना, जो भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, अगर बहुत बड़े पॉइंट बन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब टोटली कह सकते हो आप भी करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का, है ना। और उसको क्या करता है वो, सीधी सी बात है, इंटीग्रेट कर दे सकता है आपके स्टैटिक पोर्शन से, बस यही करना है। आगे, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार के भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष राज्य और केंद्र में ये हमेशा चलता रहता है। तो किस प्रकार महासंघ, भारत को महासंघ की किस सीमा तक आकार दिया है। तो भारत एक महासंघ है, सीधी सी बात है, किस सीमा तक आकार दिया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण बिल्कुल दे सकते हैं कि ये कंडीशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे ही। 2020 का सवाल है, तो आप देख रहे होंगे लगातार क्वेश्चन आए हैं। 2021 में भी एक क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा सा क्या था, संसद को लेके था, लेकिन था प्रशासनिक संबंध पे ही। तो याद रखना है, जब सभी यूनिट आपकी 10 के जो 10 या 12 यूनिट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे ना पॉलिटी की, तब आप क्या कर पाएंगे, इंटरलिंक बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, तो बेहतर होता है। कभी कभी क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा बनाती है कि कई यूनिट से वो क्या होता है, मैच करता होता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा यार मेच्योरिटी रखनी है अपने अंदर। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक शुरू होता है आज का। उसमें हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे, याद करिए ये वाले पॉइंट्स जो थे। ठीक है, हमने ये देखे थे, ये तो स्थिति है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। क्या पढ़ना है, केंद्र को अधिक व्यापक शक्तिशाली ताकत देने का क्या कारण है, हमें यही पढ़ना है। बेसिकली यही 5 पॉइंट को हमें बेसिक समझना है। यही पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन करेगी, बार बार आपसे क्वेश्चन करेगी, बस डिमांड अलग होगी उसकी। जो करंट अफेयर में मुद्दे चल रहे हैं उसको घुमा के वो पूछेगी, लेकिन पूछी इन्हीं 5 पॉइंट पे होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला, केंद्र की व्यापक शक्तियों की क्या सीमाएं हैं। उसके बाद राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग, क्योंकि राज्य मांग ही रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें विधान में, प्रशासन में, हर, है ना, और वित्तीय आज़ादी भी हमें चाहिए। तो ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। पहला, केंद्र को अधिक व्यापक शक्तियाँ ताकत देने का क्या कारण था, ये प्रशासनिक संबंध पे बड़ी चुनौती है। अगला, केंद्र की व्यापक शक्तियों की क्या सीमाएं हैं, अगर सीमाएं हैं तो कैसे निर्धारित की जाती हैं, यही तो पूछा गया था। महासंघ का किस सीमा तक आकार किया गया, कुछ प्रमाणित कीजिए। तो यही प्रमाण होगा आपका कि सीमाएं भी हैं। आगे, राज्यों को अधिक स्वायत्तता की क्या मांग है। ठीक, अगली बात, केंद्र राज्य के मध्य तनाव के कारण क्या है ना, दोनों के मध्य जो तनाव के कारण है वो क्या है। और अगला है सहकारी संघवाद, जो हमने पढ़ा कि प्रशासन को चलाना है तो साथ मिल के चलाएंगे, कौन, राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे केंद्र और राज्य के बारे में हमेशा पूछेगा। ठीक, जैसे आप देख लीजिए यहाँ परिसंघवाद, या है ना, पूछा। अब ये परिसंघवाद मतलब क्या हुआ, संघवाद है, परि मतलब उसके एक घेरे के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो संघवाद क्या है, यही तो पूछ रहा है ना, सहकारी संघवाद। तो कुल मिला के यही 5 पॉइंट पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कोशिश करिएगा इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश ना करिएगा। करना क्या है, करंट अफेयर पे नज़र बना के रखिए, क्या बातें चल रही हैं, क्या प्रशासन कह रहा है, क्या गवर्नमेंट कह रही है ना, बस इसी में लेके आप अपने उत्तर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, जैसा कि विधायी शक्तियों के संबंध में है।
मतलब देखा जाए जो हमारा संविधान है वो कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक संबंधी का विभाजन नहीं करता है, मतलब प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उनका विभाजन नहीं करता है। वो ये कहता है कि जो विधायी शक्तियां हैं ना उसके अनुरूप ही प्रशासनिक शक्तियां हैं, ऐसा कहता है हमारा संविधान। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, तो आप बता दीजिएगा नहीं, स्पष्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन है, प्रत्यक्ष रूप से कोई विभाजन नहीं किया गया है। आगे क्या कहा गया है? संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार उन विषय तक होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब जितना संसद कानून बना सकती है वही उसकी कार्यपालिका शक्तियां होंगी। अतः कहा जा सकता है कि प्रशासनिक शक्तियां विधायी शक्तियों का अनुसरण करने वाली हैं। बिल्कुल, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जो विधायी शक्तियां हैं उन्हीं का क्या करेंगी? अनुसरण करेंगी। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक एकदम बात क्लियर होगी कि ठीक है, ये समझ गए कि जो प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में यह कहा गया है कि जो कार्यपालिका जो भी प्रशासन संभालेगी वो उसके विधायी कार्य जो हैं, जो विधायी शक्तियाँ हैं उन्हीं के अनुसरण के हिसाब से करेगी। ठीक, तो मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आइए देखते हैं। चलिए, क्या लिखा है? संवैधानिक प्रावधान। अब ऐसे कौन से संवैधानिक प्रावधान है जिससे ये लगता है कि दोनों में जो प्रशासनिक संबंध है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में टकराहट ज़्यादा है? आइए देखते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 256। ये क्या कहता है? केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। ठीक, क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य में लागू हो सकें। जैसे कोरोना काल जब आया, आप जानते हैं कोविड ड्यूरेशन में हुआ क्या कि बहुत सारे केंद्र क्या करती थी? निर्देश देती थी राज्यों को और राज्य उसी अकॉर्डिंग काम करते थे। तो ये किस अनुच्छेद के तहत? 256। और ये कहा गया है, कहाँ कहा गया है? हमारे संविधान में। ठीक, अनुच्छेद में ही ये बात कही गई है। अगला है अनुच्छेद 262। ये क्या है? नदी जल विवाद। देखिए, नदी जल विवाद में संसद द्वारा पारित विधान है, सीधी सी बात है। अगर कोई नदी जल विवाद पे कोई संसद विधान पारित करती है तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी राज्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि एग्जैक्टली ये बातें बैठ के डिस्कस कर ली जाए तो ज़्यादा सही है, न्यायालय में लाना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, भौगोलिक स्थिति वहाँ पे ज़्यादा देखनी होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ भौगोलिक स्थिति को उतना अच्छे से वर्णन कर पाएगा जो कि केंद्र सरकार कर पाती है, क्योंकि केंद्र सरकार किसी का अहित तो नहीं चाहेगी, वो हित ही चाहेगी। तो नदी जल विवाद पे ये कानून है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 262 में ये बात कही गई है कि संसद अगर कुछ कानून पारित करती है नदी जल विवाद पे तो उसको न्यायालय में कोई भी राज्य चुनौती नहीं दे सकेगा। ठीक, जैसा हम जानते हैं कावेरी वाला मामला, ठीक है, और भी गोदावरी वाला मामला, तो कई सारी नदियां हैं जिन पे जल का विवाद रहता है राज्यों में। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ कौन है इस मामले में? संसद, ना कि न्यायालय। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 263 ये क्या कहता है? विभिन्न राज्यों या केंद्र राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो क्या होगा? जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है और वही परिषद क्या करेगी? इन दोनों के बीच जो मध्य विवाद है उसको हल करेगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास ताकत है, अनुच्छेद 263। तो ये सब क्या है? ये प्रावधान किए गए हैं कि जब भी प्रशासनिक शक्तियों में दिक्कत आएगी तो ये सब संविधान, ये सब क्या है? प्रावधान क्या करेंगे? उनको हल करने में मदद करेंगे। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 253। ये क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है ना? मतलब अब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, ठीक है, उस समय राज्य जो केंद्र है वो क्या कर सकता है? राज्य को निर्देश दे सकता है कि आपको ये काम करना है, भले ही जो आपातकाल है वो उस राज्य में लागू ना हो। मान लेते हैं कोई आपातकाल पश्चिम बंगाल या असम में लागू है, ठीक, लेकिन उसका ना जो व्यवहार होगा वो बिहार, गुजरात या किसी भी स्टेट पे लागू कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। बस क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है कि वो राज्य कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि संघ में मजबूत कौन है? केंद्र। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जहाँ पे केंद्र को व्यापक शक्तियाँ हैं। ठीक,
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 365। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है। और राष्ट्रपति शासन कैसे लग जाएगा? सीधी सी बात है, जब भी लगेगा कि कोई राज्य क्या कर रहा है, संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद 365। यहाँ तक कोई समस्या? मुझे लगता है ये जो 5 पॉइंट हमने देखे, 5 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आप ये बता सकते हैं कि मुख्य विवाद कहाँ कहाँ पे है, तो आप ये बता सकते हैं राष्ट्रपति शासन को लेके, आपात की स्थिति में ये बात को लेके, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद को लेके कि बहुत सारे लोग कहेंगे राष्ट्रपति ही क्यों बनाए, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्र की तरफ झुकाव रखता है, तो क्या उसकी अंतर्राज्यीय परिषद सही होगी? तो ये सब विवाद हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट विवाद ये है कि अनुच्छेद 356 ये क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। तो राज्यपाल क्या होता है? कहीं ना कहीं नुमाइंदा होता है किसकी? केंद्र सरकार का। तो वो राज्यों में मुखिया होता है। राज्य का मुखिया कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो मुखिया है वो क्या करता है? अपनी रिपोर्ट देगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस आधार पे संवैधानिक आपात मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? विवाद का मुद्दा है। किसके विवाद का मुद्दा है? केंद्र और राज्य के प्रशासन संबंध के। ठीक, तो मुझे लगता है ये बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि एग्जैक्टली जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं जहाँ पे केंद्र क्या है? डोमिनेट कर रहा है। ठीक, और ये वाली बात भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें ये वाला जो पॉइंट था, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान मैंने सब बता दिए, 5-6 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हो केंद्र और राज्य दल की एक ही सरकार हो तब भी अलग स्थिति बन जाती है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, तो नीति आयोग अलग है ही। ठीक है, तो ये सब बातें आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अपने उत्तर में, जब भी वो पूछेगा क्या स्थिति बन रही है। जैसा हमने एक सवाल देखा ना, आइए फिर से वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 2022 का ही सवाल है। क्या कह रहा है? आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? तो आप कुछ संविधान की बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे जमीनी स्तर पे इनका लागू होना अब बेहतर है, क्योंकि अब जो है राष्ट्रपति शासन उतना हमें देखने को नहीं मिलता जितना हमें 1990 के दशक में देखने को मिलता था। ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं विकेंद्रीकरण में जो मैंने बताया, आप उस पर रख सकते हैं कि ये ज़मीनी स्तर पे ये सब हैं। और यह क्या है? बहुत बढ़िया, ये संघवाद का बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक, और भी आगे हम लोग करेंगे। अभी तो एक लेक्चर और आएगा जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध पर ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो केंद्र है ना उसको शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, है ना। तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो इन पॉइंट पे हमने एक तो ये बात कर ली, कौन सी, कि जो इनका तनाव का कारण क्या है ना, ये हमने कर लिया। अब हम करने वाले हैं केंद्र को अधिक व्यापक शक्तिशाली देने के कारण क्या थे, क्या बात थी कि क्यों हमने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया, चाहे वो विधायी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वित्तीय हो, तीनों मामलों में। ठीक, तो लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रशासनिक की। तो हम समझेंगे कि प्रशासनिक शक्तियाँ इतनी व्यापक क्यों दी गई हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के कारण, पहला, देशी रियासतों को एकीकरण का अनुभव, 1947 का अधिनियम। अब देखिए, जो भी देशी रियासतें थीं उनको जब हमने एकीकृत करने लगे, मतलब उनको जोड़ने लगे, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आई। किस चीज़ को लेके? उनके एकीकरण को लेके। कोई अलग भाग रहा है, कोई किसी की अलग शर्तें हैं, है ना। तो ये सब समस्याएं क्या थी? एक तरह से हमें क्या करके रखना, अखंडता एकता को बना के रखने में हमें समस्या हुई। तो हमने क्या किया? हमने यही माना अगर केंद्र मजबूत होगा तो क्या होगा, राज्य ऑलरेडी उससे बंधे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं केंद्र को क्या कर दूंगा, कहीं ना कहीं कम कर दूंगा, तो समस्या क्या आएगी, राज्य टूट के बिखर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिला, जो हमने देशी रियासतों को एकीकरण किया 1947 के अधिनियम में। ठीक, अगली बात करते हैं। संसाधन कम थे, विविधता बहुत ज़्यादा थी भारत की, तो इसीलिए कहा गया अगर केंद्र मजबूत होगा तो वो सबकी विविधता का ध्यान रखेगा। और संसाधन कम है हमारे पास, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उसी हिसाब से जो राज्य गरीब हैं उनको हम ज़्यादा संसाधन प्रोवाइड करा पाएंगे, और जो अमीर हैं उनको नहीं, उनको कम करेंगे। तो ये कौन करेगा? केंद्र। अगर मान लीजिए आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं,
आज की बात तो उतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन आज से 10 से 15 साल या 20 साल पहले आप जाएँगे तो आप देखेंगे 2 राज्यों के बीच पे लोग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। अरे यार तुम इस राज्य के हो, ये राज्य, तो ये क्या था? ये सीधी-सी बात है, क्या था? एकीकरण जो है ना, इसमें दिक्कत है। अगर केंद्र मजबूत ना होता तो मुझे लगता है वो राज्य है ना, समस्या हो जाती, बिल्कुल सीधी-सी बात है। अगली बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए केंद्र का मजबूत होना ज़रूरी है। भाई कौन सा राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है, कौन सामाजिक रूप से, कौन सांस्कृतिक रूप से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बात करते हैं स्वतंत्रता के समय हुए सांप्रदायिक दंगों का कट अनुभव हमारे पास था। तो हमने क्या किया, जानते हैं सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, कोई भी संप्रदाय अपने आप को उठा के और कहता है कि हम ही सभ्य हैं और हम ही अच्छे हैं, तो हमें ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होने लगेगा और राज्य मजबूत होगा तो राज्य क्या करेगा, उनकी ज़्यादा बातें मान लेगा। जब उनकी ज़्यादा बातें मान लेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत की विविधता खतरे में आ जाएगी कि नहीं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसीलिए केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई। आगे एकता और अखंडता, इसको हम कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। अगला है ऐतिहासिक आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों 1900, याद करिए 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने जब पढ़ा तो उसमें सबसे पहला यही था, भारत एक संघ होगा। याद करिए, तो वहीं से हमने ये सीखा कि हमें एक संघ बनने की ज़रूरत है। संघ में क्या होगा, सबसे मजबूत कौन होगा, केंद्र, और उसके जो राज्य है वो उसके अधीन रहेंगे। तो ये ऐतिहासिक आधार हमें मिला, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत पड़ी। अगला लास्ट पॉइंट है, सशक्त केंद्र के अभाव में राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं था। कब, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, तो अगर केंद्र सशक्त नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक राष्ट्र का निर्माण करना संभव नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, केंद्र को सशक्त बनाया। ठीक, वो हमने जानते हैं, जब हम कई संविधान, देश के संविधान पढ़े तो वहाँ हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी। नहीं यार, क्या करना है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना है, जिससे एकता अखंडता बनी रहे, सांप्रदायिक दंगे, एकीकरण, विविधता ना, ये सब सांस्कृतिक सामाजिक विकास और हमारा ऐतिहासिक आधार, ये सब मिल के क्या करेंगे, केंद्र को, राज्यों को क्या करेंगे, स्वायत्तता देने में सहायता करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रहा, जिससे क्या हुआ, हमारा जो संविधान है वो निर्मित हो सका, और वह संविधान क्या है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। वो सब बस इन्हीं कारणों की वजह से। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाएगा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के क्या कारण थे और आज की स्थिति में क्या भूमि है, तो आप बता दीजिएगा कि आज थोड़ा उदारीकरण है, लेकिन उस समय यह बनाना जरूरी था क्योंकि ये मुद्दे थे हमारे पास। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का सेशन बस इतना ही। इसके आगे की हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सेशन और आएगा केंद्र और प्रशासन पे, मतलब केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों पे, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 सेशन और आएंगे या 3 सेशन, तो हमारी दूसरी यूनिट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का ही वीडियो होता है, लेकिन इसको आप पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। उम्मीद है आप बहुत बेहतर लाभ ले रहे होंगे। ठीक, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।